नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हेलोजन चैप्टर के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है अंतरा हेलोजन यौगिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, तो आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अंतरा हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं और इनके नाम लिख के इनका वर्गीकरण समझाइए। अंतरा हेलोजन यौगिकों का वर्गीकरण समझाइए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अंतरा हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं। अगर हम हेलोजन की बात करें, हमने कहा हेलोजन, तो हेलोजन हमने क्या लिखा, हेलोजन मीन्स एक्स, ठीक है। और जब ये अणु के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं इन्हीं को, X2, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन से क्या बन जाता है F2। क्लोरीन, क्लोरीन से क्या बन जाता है क्लोरीन 2, अणु के फॉर्म पे। लेकिन जब हम बात करते हैं अंतरा हेलोजन यौगिक, अंतरा हेलोजन यौगिक, तो ये होते क्या है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अंतरा हेलोजन यौगिक ऐसे यौगिक हैं जो कि दो भिन्न भिन्न हेलोजन से मिलकर बनते हैं। अंतरा हेलोजन यौगिक ऐसे यौगिक हैं जो कि दो भिन्न भिन्न हेलोजन के संयोग से बनते हैं और इनके बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे कि दो भिन्न भिन्न हेलोजन जब आपस में संयोग करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं तो उन्हें अंतरा हेलोजन यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन आप फिर से एक बार लिखेंगे, डेफिनेशन क्या है अंतरा हेलोजन यौगिक की, जब दो भिन्न भिन्न हेलोजन आपस में संयोग करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं तो उन्हें अंतरा हेलोजन यौगिक कहते हैं। नोट किया आपने। अब हम बात कर रहे हैं दो भिन्न भिन्न हेलोजन की। तो यहाँ पर ये जो दो भिन्न भिन्न हेलोजन है इनको हम दर्शाते हैं एक्स वाई से, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको एक्स वाई दिखा मिलेगा या कहीं पर हम क्या पढ़ेंगे ए बी से, है ना। तो हम ले रहे हैं एक्स वाई। तो ये जो दो भिन्न हेलोजन है इसको हमने क्या कहा, एक्स वाई। तो जितने भी अंतरा हेलोजन यौगिक है इनको हम एक्स वाई से दर्शाते हैं। और यहाँ पर एक्स और वाई क्या होंगे, क्योंकि दोनों ही हेलोजन है ना। तो दोनों ही हेलोजन है, तो यहाँ पर ये जो एक्स होता है ये बड़े आकार वाला हेलोजन है, बड़े आकार वाला हेलोजन, ठीक है। और जो Y होता है वो होता है छोटे आकार वाला हेलोजन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो X है ये जो होता है इसकी ऋण विद्युतता कम होती है, मीन्स हम लिख सकते हैं निम्न ऋण विद्युतीय हेलोजन, ओके। और ये जो होता है वो होता है उच्च ऋण विद्युतीय हेलोजन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमको बताना रहता है कि अंतरा हेलोजन यौगिक को हम एक्स वाई से दर्शाते हैं तो आप ये बिल्कुल बताएं कि यहाँ पर एक्स वाई क्या है, क्योंकि दोनों हेलोजन है। तो एक्स वह हेलोजन है जिसका आकार बड़ा होता है, वाई वह हेलोजन है जिसका आकार छोटा होता है। या फिर एक्स जो होता है उसकी ऋण विद्युतता कम होती है और वाई की ऋण विद्युतता अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा ClF3। अब यहाँ पर आप देखोगे क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही हेलोजन है ना। पर ये किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, अंतरा हेलोजन यौगिक का। यहाँ पर Cl क्लोरीन और फ्लोरीन अगर हम कंपेयर करें क्लोरीन और फ्लोरीन में, तो हम सभी जानते हैं कि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। या फिर हम कहते हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी ऋण विद्युतता अधिक होती है और क्लोरीन की ऋण विद्युतता कंपेयर में कम होती है। तो हमको एक्स वाई बताना रहता है कि एक्स वाई क्या है, ठीक है। तो आपके पास 2 नंबर का जो एक क्वेश्चन आता है अंतरा हेलोजन यौगिक क्या है, तो आप लिख सकते हैं जब दो भिन्न हेलोजन आपस में संयोग करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इनके बीच में कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतरा हेलोजन यौगिक। और इन्हें हम एक्स वाई से दर्शाते हैं। और जहां एक्स वाई क्या होता है, बड़े एक्स जो है बड़े आकार वाला हेलोजन या इसकी ऋण विद्युतता कम होती है, और जो वाई होता है वो छोटे आकार वाला हेलोजन होता है जिसकी ऋण विद्युतता अधिक होती है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ClF3 है, IF7 है, और भी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट करें और इसके बाद हम देखेंगे इनका वर्गीकरण।
इसी के साथ हम थोड़ा सा एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। ये आपको बुक्स में मिलता है कि जो हेलोजन होते हैं, अंतरा हेलोजन यौगिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं X2 और XY, है ना। तो यहाँ पर ये जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन अणु और XY मतलब अंतरा हेलोजन यौगिक, इसमें से जो अंतरा हेलोजन यौगिक है ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों? तो आप क्लियर है कि अगर हम XY की बात करते हैं मतलब इनकी ऋण विद्युतता में कैसा है, अंतर है ना। ऋण विद्युतता में अंतर होने के कारण इनकी जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है। इनकी जो प्रकृति है वो ध्रुवीय होती है, जबकि ये कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, क्योंकि समान हेलोजन होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अंतरा हेलोजन यौगिक हेलोजन की अपेक्षा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, जिसके कारण ये ज्यादा क्रिया करते हैं, और इनकी प्रकृति अध्रुवीय होती है। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे कि अंतरा हेलोजन यौगिक हेलोजन की अपेक्षा क्रियाशील होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, इनका वर्गीकरण, इनके प्रकार। हेडिंग डाल लेंगे आप, अंतरा हेलोजन यौगिकों के प्रकार। अंतरा हेलोजन यौगिकों के प्रकार को ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके? 4 प्रकार होते हैं। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट ये प्रकार, सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे इसमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, हेलोजन की। थर्ड पॉइंट पे हम लिखेंगे इनकी संरचना हमको पढ़ना है, तो संरचना में हम लिखेंगे इसमें संकरण कौन सा होता है। ठीक है। संकरण के बाद हम लिखने वाले हैं इनकी आकृति कैसी होती है, और फिर हम लिखने वाले हैं यहाँ पर उदाहरण। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं प्रकार की, तो क्योंकि इनको हमने किससे दर्शाया, एक्स वाई, तो बस हमको यही बताना है कि एक्स के साथ कितने वाई जुड़े होंगे, ये हमारे प्रकार हो जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट है उसमें हम लिख रहे हैं ये होते हैं एक्स वाई प्रकार के। फर्स्ट है एक्स वाई, सेकेंड इनका टाइप होता है एक्स वाई 3, थर्ड इनका टाइप है एक्स वाई 5, और फोर्थ में हम लिखेंगे एक्स वाई 7। ठीक है। किस आधार पे, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे, क्योंकि इनमें हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसमें +3 होती है, इसमें +5 होती है, और इसमें +7 होती है। किस हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, एक्स की, है ना, कि यहाँ पर जो एक्स है वो +1 +3 +5 +7 होता है। फिर अगर हम संरचना की बात करें, संकरण sp3, इनमें sp3 संकरण होता है, यहाँ पर sp3d संकरण होता है, यहाँ पर sp3d3 संकरण होता है, और यहाँ पर होता है sp3d, यहाँ पर आएगा 2 संकरण, और यहाँ पर आएगा 3। तो संकरण एक लाइन से हम याद कर सकते हैं कि एक्स वाई वाले में जो हेलोजन परमाणु, हेलोजन में इसमें sp3 संकरण होता है, इसमें XY3 में हेलोजन में sp3d संकरण होता है, यहाँ पर sp3d2 संकरण होता है, और यहाँ पर sp3d3 संकरण होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर हम आकृति की बात करें तो यहाँ पर इनकी आकृति होती है रेखीय, फिर यहाँ पर इनकी आकृति होती है टी आकार की, फिर यहाँ पर इनकी आकृति होती है वर्ग पिरामिडी, और यहाँ पर इनकी आकृति होती है द्विकोणी पंचभुजी। ठीक है। यहाँ पर ये आकृति हुई है विकृत है, विकृत वर्ग पिरामिडी आप लिख सकते हो इसको, विकृत है ना। तो ये जो इनकी आकृति रेखीय टी आकार विकृत वर्ग पिरामिडी या द्विकोणी पंचभुजी, द्विकोणी पंचभुजी, ये जो XY7 प्रकार की जो संरचना है वो इस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा CLF, ये हो जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं CLF3, यहाँ पर या फिर आ सकता है BrCl3 भी हो सकता है। फिर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है IF5, या फिर हम लिख सकते हैं CLF5, और यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास है IF7। ठीक है।
तो यहाँ पर और भी हो सकते हैं, जैसे कि BRCL, है ना। जब भी हम उदाहरण लिखेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा x है वो हमेशा इसका आकार बड़ा होगा। देखिए हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ना उसमें आकार x का बड़ा है, और हम जानते हैं क्योंकि F जो होता है सर्वाधिक ऋण विद्युतीय है, फ्लोरीन सर्वाधिक ऋण विद्युतीय है ना, तो फ्लोरीन हमेशा बाद में जाएगा। ज्यादातर एग्जाम्पल में आप फ्लोरीन लगा सकते हो, तो उससे आपको खुद ही याद रहेगा फ्लोरीन की ऋण विद्युता अधिक है ना। तो ये हमारे पास हुए अंतरा हैलोजन यौगिकों के प्रकार, इनमें पाया जाने वाला संकरण और इनकी आकृति। आप टेबल नोट करें, फिर हम थोड़ी सी संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया होगा आपने। अब संरचना के बारे में हमको डिस्कशन क्या करना है, क्योंकि अगर आपको ध्यान है हमने पढ़ा है sp3 संकरण, इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय। आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकी। फिर अगर हमने पढ़ा है, ये टेबल आप अलग से पहले बना लें, उसके बाद मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ। टेबल आपने बना लिया होगा ना। अब हम समझना चाह रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कि sp3 संकरण है उसकी आकृति तो चतुष्फलकी होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने आकृति क्या लिखी है? रेखीय। ठीक है। फिर अगर हम बात करें sp3d संकरण, तो इसकी आकृति हमने पढ़ा है ये होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, आपको याद होगा ना संकरण के आधार पे आकृति, पर इसकी आकृति को मैंने टी आकार लिखा है। फिर इसकी आकृति की अगर हम बात करें तो ये होती है अष्टफलकीय। पर आकृति मैंने क्या लिखा है? वर्ग पिरामिडी। विकृत जरूरी भी नहीं है कि लिखे, पर विकृत हो जाती है आकृति, इसलिए वर्ग पिरामिडी या विकृत वर्ग पिरामिडी। और लास्ट में मैंने तो फिर sp3d3 संकरण है ना, इसकी आकृति तो आपको याद होगी, ये यही होती है द्विकोणीय पंचभुजी, है ना, या द्विकोणीय की जगह ये द्विपिरामिडी है। एक्चुअली सुधार सकते हैं आप लोग, द्विपिरामिडीय, और फिर आ जाता है द्विपिरामिडी के बाद पंचभुजी। या अपोजिट भी लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया जैसे पंचभुजीय द्विपिरामिडी। एक्चुअली ये सही नाम है, द्विपिरामिडी। ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो आकृति है, यहाँ पर जब हम XY की बात करते हैं तो संकरण हमने sp3 लिखा, पर आकृति हमने रेखीय लिखी है। ठीक है, सभी जगह ये जो तीन में ये जो चेंज है, इससे ही हमारे क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो CLF है, यहाँ पर CLF3 है ना, ये जो एग्जाम्पल है इसमें 3 लगेगा, ऑक्सीकरण संख्या 3 है। तो CLF3 की संरचना टी आकार की होती है, क्यों? CLF की संरचना रेखीय होती है, क्यों? या फिर IF5 है या CLF5 है, या फिर हम यहाँ पर लिख लें BRCL5। जो इनकी संरचनाएं हैं वो वर्ग पिरामिडी होती हैं, क्यों? या फिर IF7 की संरचना तो सेम है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि फिक्स है ना। तो ये जो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक के अंतर्गत, कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें, इसी एग्जाम्पल को मैं क्लियर करती हूँ आप लोगों के सामने, कि यहाँ हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आप अगर एक चीज और ध्यान दे दें कि यहाँ पर बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म और यहाँ पर हम लिख लें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये जो हैलोजन है, हैलोजन के पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन, हमको पता है जो हैलोजन है उसकी अंतिम जो संयोजकता कक्ष है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ये संयोजकता कक्ष है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और इनमें से ये जो 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, केवल एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है। तो जब sp3 संकरण होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बंध बनाने में भाग लेता है, जबकि 3 जोड़ी क्या होते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। फिर sp3d की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 जो है बंध बनाने में भाग लेते हैं और 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाते हैं। sp3d2 की बात करें तो यहाँ पर जो 5 हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं, जबकि यहाँ पर होता क्या है, ये जो एक जोड़ी है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और यहाँ पर
पंचभुजी द्विपिरामिडी में 7 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या हो जाती है 0, है ना। जैसे मैंने कहा कि हेलोजन है, उसके पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 3 जोड़ी जो होते हैं वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और एक क्या होता है, बंध बनाने में भाग लेता है ना। तो यहाँ पर जब सातों हेलोजन बंध बनाने में भाग ले लेते, सातों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंध बनाने में भाग ले लेते हैं, तो उनकी संरचना में कोई विकृति नहीं आती है। देखेंगे आप, sp3 द्विसंकरण है, सातों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। लेकिन जहां पर ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है और बंध बनाने में भाग नहीं लेते, वहीं पर इनकी संरचना विकृत हो जाती है ना। तो हमको ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हमने कहा XY, यहाँ पर मैंने लिखा ClF, यहाँ पर मैंने लिखा ClF3 और यहाँ पर मैंने लिखा BrCl5। तो इनसे क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि ClF3 की संरचना T आकार की होती है, क्यों? तो आप आंसर में क्या देंगे कि ClF3 है, इसमें क्लोरीन पे कौन सा संकरण होता है, sp3d संकरण होता है। पर यहाँ sp3d संकरण होने के बाद भी 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 3 जो होते हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसके कारण इसकी आकृति टी आकार की होती है। ये 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं VSEPR सिद्धांत के अनुसार ये प्रतिकर्षण करते हैं और प्रतिकर्षण के फलस्वरूप इनकी आकृति टी आकार की हो जाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि अगर आपका क्वेश्चन आता है BrCl5, है ना, BrCl5, इसकी संरचना वर्ग पिरामिडी होती है, क्यों? तो उसका आंसर आप क्या दे सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रोमीन है उसमें sp3d2 संकरण पाया जाता है, लेकिन केवल 5 बंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, 5 बंध बनाते हैं, जिसके कारण इसकी संरचना वर्ग पिरामिडी होती है। जबकि इसके पास क्या होता है, एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, बल्कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार प्रतिकर्षण करता है, जिसके कारण इसकी संरचना वर्ग पिरामिडी हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों टाइप के क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि संरचना ऐसी होती है क्यों। ऐसी होती है का मतलब ये है कि जो संकरण पाया जाता है ना, संकरण के आधार पे संरचना नहीं होती। sp3 संकरण में चतुष्फल की होनी थी पर रेखीय हो जाती है, sp3d में त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होनी थी पर टी आकार की हो जाती है, और यहाँ पर अष्टफल की होनी थी लेकिन वर्ग पिरामिडी हो जाती है। तो वही आपका क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है ना। तो आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि ClF3 की संरचना टी आकार की होती है क्यों, और BrCl5 की संरचना वर्ग पिरामिडी होती है क्यों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके आंसर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा हम संरचना की अगर बात करें तो संरचना देख लेते हैं किस प्रकार से होगी। केवल हम क्या देखने वाले हैं, इसी से संरचना, है ना। हम क्लीन कर देते हैं और केवल संरचना पर टारगेट करते हैं। ठीक है, संरचना जैसे कि मैंने कहा रेखीय संरचना मीन्स यहाँ पर केवल क्या होता है, ClF जैसे XY प्रकार के ना, तो X और Y ये जो होते हैं sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण की आकृति हमको क्या पता है कि होनी चाहिए चतुष्फल की। तो चतुष्फल की आकृति मतलब ये F के साथ तो बॉन्ड बना लेता है ना, ये रेखीय होगी, लेकिन यहाँ पर इसके पास 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, तो ये संरचना हो जाती है रेखीय। दूसरी संरचना हमने कहा टी आकार की, तो टी आकार की संरचना कैसे होगी, तो यहाँ पर इसमें कौन सा संकरण था, sp3, इसमें कौन सा संकरण है, sp3d, मतलब कि sp3d है तो x में sp3d संकरण है, तो यहाँ पर संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर केवल 3 बॉन्ड बनते हैं। कौन कौन से, ये 3, जिसमें ये x जो है वो y से जुड़ा होता है ना, यहाँ पर ये y है, ये y से जुड़ा है, ये y से, ये y से, और यहाँ पर ये वाले जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ये फिर तीसरी आकृति हमने क्या कहा, हमारे पास है वर्ग पिरामिडी। थर्ड
वर्ग पिरामिडीय आकृति में हमने संकरण क्या बताया, sp3d2। इसमें आकृति होनी चाहिए थी चतुष्फल की। चतुष्फल की मतलब कि सेंटर में आपका क्या रहेगा, हेलोजन X, और यहाँ ये 4 बॉन्ड बनाते हैं Y के साथ इस तरीके से, है ना। लेकिन एक बॉन्ड और बनता है, वर्ग पिरामिडीय है ना, तो एक यहाँ पर बन गया, ये Y है ना। पर यहाँ पर ये जो होता है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेता। तो ये आपके पास हो गई किसकी संरचना, XY की संरचना। ये हो गई XY3 की संरचना। ये हो गई XY5 की संरचना। और यहाँ पर 4th नंबर पे हम देख लेते हैं किसकी संरचना बची हमारे पास। वर्ग पिरामिड के पास थी पंचभुजी द्विपिरामिड। पंचभुजी द्विपिरामिड किसकी थी, ये XY7 की संरचना, XY7। तो यहाँ पर X सेंटर पे और जो Y है ना वो 5 1 2 इस प्रकार से पंचभुज आपको बनाना पड़ेगा Y के लिए। ये पंचभुज और एक ऊपर और एक नीचे, ये हो जाएगा Y। तो ये जो 7 हैं वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। पंचभुजी मतलब कि 5, इस प्रकार से 1 2 8 हो गए, इसको 5 भुज में कन्वर्ट करेंगे अपन। ये देखिए ये X सेंटर पे 1, ये आप इस प्रकार से बना लें Y Y Y Y Y, ठीक है। और एक ऊपर और एक इसके नीचे, इनको आप जोड़ दें। तो ये हो जाती है पंचभुजी द्विपिरामिडीय संरचना। तो ये चारों जो अंतरा हेलोजन यौगिकों की प्रकार से उनकी संरचनाएं रेखीय होती है। किस प्रकार से रेखीय होती है ना, तो यहाँ पर ये जो रेखीय संरचना है वो किस XY की है ना, तो X और Y, X है उसके पास 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। फिर यहाँ पर जो T आकार में XY3 है 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। फिर यहाँ पर एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है जिससे इसकी संरचना विकृत हो जाती है, और यहाँ पर एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं रहते। तो जहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वहां संरचना विकृत होगी, और बाकी यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है वहां पे संरचना संकरण के आधार पे होगी, जैसे कि sp3d3 संकरण में जो संरचना है वही होती है, विकृत नहीं होती है ना। तो ये जो आपके कुछ क्वेश्चन रीजनिंग बनते हैं कि संरचना टी आकार की होती है क्यों, संरचना वर्ग पिरामिडी होती है क्यों, तो आप आंसर दे सकते हैं इनका, ठीक है। कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते बल्कि प्रतिकर्षण करते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी संरचना विकृत हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंतरा हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं, इसके प्रकार को समझाइए। तो आप केवल प्रकार बताएंगे जो फर्स्ट टेबल मैंने बनाई थी, और जब संरचना पूछती है तो संरचना किस टाइप से पूछ सकती है आप समझ जाए कि किस टाइप से पूछ रही है, उसके आधार पर हमको आंसर देना है, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखें, समझें और नोट करें। थैंक यू।